दमन, कृपया मुझे बताओ कि लास्ट डे हम कहाँ तक पहुंचे, बिकॉज आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर कि कहाँ तक मैंने कराया था। आप मुझे याद दिला देंगे तो मैं वहां से आगे या जो भी टॉपिक कराना है मैं कराऊंगा। दमन कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो दमन साइक्लिक प्रोसेस मैंने समझा दिया था उसमें आपको। साइक्लिक प्रोसेस में हाउ यू वर सपोज टू फाइंड द वर्क डन, उसका कोई क्वेश्चन कराया था, कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन न्यूमेरिकल कराया है या नहीं कराया है? कोई न्यूमेरिकल कराया है साइक्लिक प्रोसेस पर? ठीक है सर। तो साइक्लिक प्रोसेस पे मैंने न्यूमेरिकल करा दिया था और साइक्लिक प्रोसेस बता दिया था। ठीक है, दो न्यूमेरिकल करा दिए थे। ठीक है चलो, अब उसमें एक चीज और सीख लो, हीट इंजन, और उसके बाद एक और चीज सीख लो, कार्नो इंजन। ठीक है, हीट इंजन एंड कार्नो इंजन, ये दो चीजें हैं जो सीख लो। ठीक है, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं हीट इंजन और कार्नो इंजन पे। तो हीट इंजन क्या है, कार्नो इंजन क्या है, उस बात को हम समझेंगे। बट बिफोर दैट हीट इंजन बेसिकली आप याद रखें कि हीट इंजन इज द अरेंजमेंट which absorbs the body at higher temperature and does some work on the working substance, then rejects heat to the body at lower temperature. मतलब बेसिकली हीट इंजन करता क्या है? तो हीट इंजन एक ऐसा अरेंजमेंट है जो हीट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर। वो जो हीट एब्जॉर्ब करता है उस हीट का कुछ पोर्शन डज सम वर्क ऑन द वर्किंग सब्सटेंस, and the remaining portion of that heat gets rejected to the body at the lower temperature, which is also called as sink या cold reservoir कहते हैं उसको। ठीक है, जैसे example of heat engine, steam engine is basically the example of heat engine. You must have seen in the old movies that the train engines were dragged by the steam। देखा है कभी? वो आग जल रही होती है, they put coal in that, वो कोल से हीट प्रोड्यूस होता है, the water which converts into a steam, and that steam gives the energy to drag the engine। ठीक है, and the remaining amount gets rejected, ठीक है, in the environment or uh, in the form of smoke and all। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द हीट इंजन। तो बेसिक मॉडल ये है कि भाई ये एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसको हम हॉट रिजर्वायर का नाम देंगे। हॉट रिजर्वायर या हम ये टेम्परेचर, ठीक है, इसका टेम्परेचर T1 मान लेते हैं। देयर इज सम वर्किंग सब्सटेंस, जैसे स्टीम इंजन का जो वर्किंग सब्सटेंस था वो क्या था हमारा? स्टीम इंजन का वर्किंग सब्सटेंस हमारा वाटर था। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं भाई ये वर्किंग सब्सटेंस है जिस पे वर्क होगा। मतलब ये जो हीट लिया है हमने फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर, उस हीट का कुछ पोर्शन विल डू सम वर्क। द होल अमाउंट ऑफ हीट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क, राइट, ये हम जानते हैं। ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट आया, मान लो इससे हमने W अमाउंट ऑफ वर्क डन अचीव करा, एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट Q2 इट रिजेक्टेड टू द बॉडी एट कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर या इसका दूसरा नाम सिंक है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर मान लो T2 है। क्लियर? तो दिस इज हाउ द बेसिक मॉडल ऑफ हीट इंजन वर्क्स। ठीक है, अब ये जो बेसिक मॉडल हीट इंजन का जो ये बेसिक मॉडल है, इसकी अपनी कुछ इफिशियंसी होगी, बिकॉज इफ इट इज एन इंजन it will have some efficiency। and what is the efficiency of this heat engine? तो efficiency मैंने आपको बोला होगा, मुझे पता नहीं आपको बोला या नहीं बोला, बट मैं नहीं भी बोला है तो मैं फिर से बोल देता हूँ कि efficiency which is represented by this sign eta is written as work done, the total work that you get from the engine, divided by the amount of heat it has absorbed। heat absorbed, हीट इसने रिजेक्ट कितना किया उससे हमें मतलब नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर कि इफिशियंसी का बेसिक मतलब है कि वर्क डन कितना हमें मिला और किस कॉस्ट पे मिला। कॉस्ट मींस व्हाट अमाउंट ऑफ हीट आई हैव गिवन टू द इंजन एंड हाउ मच ऑफ द वर्क वी हैव टेकन फ्रॉम दैट हीट, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द इफिशियंसी। यहाँ पर अगर आप देखो तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट या टेकन बाय दिस इंजन, जिसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन and the remaining heat is rejected to the sink or the cold reservoir। तो हम ये कह सकते हैं
दिया, आप लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो मैंने जो भी अभी इतनी देर बोला वो मैं सिर्फ अपने आप को बोल के समझा रहा था। भाई आप लोगों ने कहां से नहीं सुना है? शुड आई रिपीट द होल कॉन्सेप्ट अगेन? अरीशा एंड दमन, अगेन? Should I repeat the whole thing again? देखिए मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर से आपको ये कहानी बता रहा हूँ। बेटा मैंने ये बोला, हीट इंजन इज बेसिकली एन अरेंजमेंट विच एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर। उसमें एक वर्किंग सब्सटेंस होता है, ये हीट एब्जॉर्ब होने के बाद वर्किंग सब्सटेंस, मतलब दिस heat which is absorbed, some portion of that heat does or gets converted into the work, ठीक है, which is being done by the engine on the working substance। मान लो मेरा वर्किंग सब्सटेंस, इंजन में जो वर्किंग सब्सटेंस है जिस पर इंजन वर्क करेगा वो मान लो वाटर है, तो ये जो हीट का कुछ पोर्शन है वो किस पे कन्वर्ट हो गया? वाटर के पे वर्क में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द हीट गेट्स रिजेक्टेड टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। मतलब क्या है सर, कि जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है वो सारे का सारा हीट doesn't gets converted into the work done, some amount of that heat gets rejected to the body at lower temperature, ठीक है। तो हमने बोला कि यहाँ हॉट रिजर्वायर से हीट जो एब्जॉर्ब हुआ है वो Q1 है, कुछ वर्क हुआ ऑन द वर्किंग सब्सटेंस, और उसके बाद ये Q2 इज द अमाउंट ऑफ इंक। तो हम इंजन की इफिशियंसी होती है कि हमें कितना वर्क मिला, मतलब इंजन ने कितना वर्क करा, और उतना वर्क अचीव करने के लिए इंजन ने कितना हीट लिया। What amount of heat has been absorbed a given amount of work, ठीक है। मतलब कितना वर्क करने के लिए कितना हीट इंजन ने एब्जॉर्ब किया है, इसको हम इफिशियंसी कहते हैं, ठीक है। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब। याद रखो, हीट रिजेक्ट या इंजन ने जो हीट रिजेक्ट किया है, जो हीट इंजन से निकली है, जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई है, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड इन द इफिशियंसी फॉर्मूला। इफिशियंसी फॉर्मूला में सिर्फ वही हीट यूज करेंगे हम विच इज एब्सॉर्ब, ठीक है। भाई मैंने अगर हीट दे दिया इंजन को, अब वो इंजन उसको वर्क में कन्वर्ट करे या रिजेक्ट कर दे, उससे मुझे क्या मतलब? मुझे तो उतना हीट प्रोवाइड करना पड़ गया ना, मेरा तो खर्च उतना है ना मेरा, ठीक है। अब उस हीट का यूज तुमने कैसे कर... मैं तो बस ये देखूंगा कि उस हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद आपने वर्क कितना किया। तो व्हाट आई एम कंसर्न्ड इज, we are concerned about the work, we are not concerned about work and the heat absorbed, we are not concerned about the heat rejected by the engine, right? तो efficiency का फॉर्मूला होता है work done divided by Q absorbed। अब देखो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में Q1 is the amount of heat absorbed, वर्क कितना हुआ W, मतलब उस Q1 का कुछ पोर्शन वर्क में कन्वर्ट हो गया और बाकी पोर्शन रिजेक्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं ये W और Q2 को अगर मैं ऐड कर दूं तो Q1 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ से जो वर्क डन आया है that can be written as Q1 minus of Q2, this is the work done that we will be achieving in this case। तो इस केस में जो इफिशियंसी का फॉर्मूला हम लिखेंगे वो लिखेंगे Q1 minus of Q2 divided by heat absorbed। heat absorbed क्या है? तो this is the amount of heat which is absorbed। इफिशियंसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 minus of Q2 divided by Q1। this is the basic formula for the efficiency। ये और ये फॉर्मूला है, या तो आपको वर्क निकाल के और हीट एब्जॉर्ब से डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी आएगा, या फिर आप इफिशियंसी के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस Q2 बाई Q1। अगर दोनों अमाउंट ऑफ हीट आपको ऑलरेडी नोन है तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट। इज इट अंडरस्टूड? ओके Yes, हरीशा sir. जी, वेरी गुड। इसको नोट करिए, मैं दूसरी बात सिखाऊं। Done, sir. ओके अब देखो, बिफोर आई प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन related to these formula, I will just talk about the Carnot engine। Carnot's आप लोग पढ़ते रहते हैं उसको, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज कार्नो। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन उसका जो होता है वो कार्नो होता है। तो कार्नो इंजन की हम बात करेंगे। अब कार्नो इंजन क्या है, ये इसमें क्या बदलाव है? कार्नो इंजन इज ऑल्सो अ हीट इंजन विद अ डिफरेंस।
कार्नो इंजन और जो नॉर्मल हीट इंजन होती है उसमें डिफरेंस है। इनफैक्ट कार्नो वाज एन इंजीनियर जिसका ये चैलेंज है कि कोई भी हीट इंजन कैन नॉट हैव इफिशियंसी मोर देन द कार्नो इंजन। मतलब किसी भी हीट इंजन की इफिशियंसी कार्नो इंजन से ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। इट इज अ चैलेंज बाय द कार्नो, और वो चैलेंज बहुत हद तक उसका सही है, ठीक है। बट हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं पूरी डिटेल में ये कहानी समझाऊं। अब फिलहाल तो आप ये बात याद रख लें कि कार्नो इंजन सिर्फ उसके लिए सिर्फ एक और चीज को कंसीडर करना है आपने, कि आपने ये देखा कि हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर टू द कोल्ड रिजर्वायर। मतलब हीट इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी एट hot higher temperature, and the heat is rejected to the body at lower temperature that you have seen, right? कार्नो ने सिर्फ ये बोला कि अलाउ मी टू assume that heat cannot be taken from the cold reservoir, and it cannot be transferred to the hot reservoir। मतलब हीट को हम कोल्ड रिजर्वायर से एब्सॉर्ब नहीं करके सकते और हॉट रिजर्वायर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। दिस इज द assumption, और दिस इज द कंडीशन दैट द कार्नो assumed, राइट? ये कार्नो ने माना, और हम वैसे भी जानते हैं अब लॉजिकली, आफ्टर द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स we know that heat cannot be transferred from the cold reservoir to the hot reservoir without any external source doing some work। by heat can be absorbed from the body at lower temperature and can be rejected to the body at higher temperature, बट उसके लिए एक्सटर्नल सोर्स का वर्क करना जरूरी है। विदाउट द एक्सटर्नल सोर्स हीट कैन नॉट बी एब्सॉर्ब फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर, कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द हॉट रिजर्वायर, राइट? देखो रेफ्रिजरेटर और जो एयर कंडीशंस होते हैं उसमें यही हो रहा होता है कि आपका जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर खोलोगे तो उसके अंदर ठंडा होता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर का पोर्शन ठंडा है, बट फिर भी अंदर से हीट एब्जॉर्ब होती है और रेफ्रिजरेटर उस हीट को कहाँ रिजेक्ट करता है? तो सराउंडिंग में। सराउंडिंग मतलब आपके रूम में। रूम का टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर के अंदर वाले टेम्परेचर से, तो रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, फिर भी हीट इज बीइंग रिजेक्टेड टू द रूम, राइट? सिमिलरली एसी, एयर कंडीशंस के केस में क्या होता है? एयर कंडीशन के केस में आप अगर मान लो कि आप अपना एयर कंडीशन एसी चला रहे हो, एसी का टेम्परेचर आपने 16 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है, तो आपका रूम 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, जबकि बाहर सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो मान लो दिल्ली वगैरह में तो सराउंडिंग का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है, ठीक है? तो 50 डिग्री बाहर है, रूम के अंदर 16 डिग्री है, फिर भी हीट रूम के अंदर से बाहर रिजेक्ट होगी, ठीक है? तो ऐसा पॉसिबल है, बट कब? जब हम कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाएं। आप जो बिजली का बिल भरते हो एसी चलाने में, आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आता है। वो इलेक्ट्रिसिटी बिल इसी बात का आ रहा है कि आप हीट को कोल्ड रिजर्वायर से निकाल के हॉट रिजर्वायर में फ्लो करवा रहे हो। तो ये काम करने के लिए आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत ज्यादा यूज करोगे, है ना? क्योंकि आप कोई मोटर लगाओगे जो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेगा, ठीक है? तो इसलिए आपका बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। मतलब दिस इज पॉसिबल, बट कोर्स इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो कारणों का पहला जो असम्पशन है, असम्पशन ये है कि साहब ये जो हमारा कंडीशन है उसने ये माना कि हम हीट को कोल्ड रिजर्वायर से अब्सॉर्ब करके हॉट रिजर्वायर में नहीं पहुंचा सकते, इतना मुझे अलाउ कर दो, उसके बाद मैं अपना इंजन बताता हूँ। तो खैर मैं पूरा इंजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ। कार्नो ने ये शो कर दिया कि इफ वी हैव टू टेम्परेचर, वन इज द हायर टेम्परेचर एंड अनदर वन इज द लोअर टेम्परेचर, तो कार्नो इंजन की इफिशियंसी जो होती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन माइनस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द, या आप ये कह सकते हो लोअर टेम्परेचर, या टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर कह लो, इसको ज्यादा अच्छा लगेगा। टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, या सिंक कह लो। मैं T1 T2 के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ ताकि हमें याद रहे ज्यादा बेहतर तरीके से। तो टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर अपॉन टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इफिशियंसी फॉर द कार्नो इंजन। कार्नो के इंजन में ये जो इफिशियंसी है इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर्स, ठीक है? तो अगर कोई भी इंजन कार्नो इंजन कहलाएगा, फॉर कार्नो इंजन, फॉर कार्नो इंजन, ठीक है? हम इसके प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं कि वाई कार्नो इंजन हैज मोर efficiency than any other engine, या how Carnot showed that his
engine has more efficiency than any other engine, or no, none of the engine can compete with the Carnot efficiency of the Carnot engine. ठीक है, ठीक है, Carnot engine के साथ कोई compete नहीं कर सकता. तो वो प्रूफ पे हम नहीं जा रहे हैं. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला बिकॉज यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको बात समझ में आए. मान लो एक एग्जांपल दैट आई एम टेकिंग इज कि आपसे बोला गया अ कार्नो इंजन हैज इफिशियंसी. एक कार्नो इंजन है जिसकी इफिशियंसी 0.60 है. ठीक है, वी हैव इफिशियंसी ऑफ अ कार्नो इंजन हैज 0.60 and the temperature of its cold reservoir is 300 Kelvin. तो आपको इसमें पहला पार्ट पूछा गया टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर इज इक्वल टू व्हाट. यू आर सपोज टू फाइंड टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना होगा. और दूसरा पार्ट आप इसमें जो आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में, वो ये पूछा गया था कि इफ इंजन डज 300 जूल वर्क, if engine does 300 joule work, ठीक है, per cycle, how much heat is removed from higher temperature to from higher temperature reservoir. ऐसे लिख लो, from higher temperature reservoir per cycle. ये सिंपल सा सवाल आपसे पूछा गया है, ये कार्नो इंजन पे बेस्ड है. फिर से मेरी बात सुनो कि आपसे कहता है कि कार्नो इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 0.60 है. आपसे कहता है कि कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर, यू हैव द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर एज 300 केल्विन. पहला पार्ट तो आपको ये करना है कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर, वो बताना है. उसके बाद आपसे कहता है कि इफ द 300 जूल ऑफ वर्क इज बीइंग डन पर साइकिल, मतलब हर साइकिल में वर्क कितना करना पड़ रहा है हमें, 300 जूल का. तो अगर 300 जूल का वर्क हो रहा है तो आपको ये बताना है कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, मतलब कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है. कहां से एब्जॉर्ब हुई है, बॉडी एट हायर टेम्परेचर से कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है पर साइकिल. ठीक है, इसी का एक और पार्ट मैं बना देता हूं. आई हैव वन मोर पार्ट फॉर दिस. अच्छा, ये हीट जो पर साइकिल फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर है वो ये बताना है. अच्छा, अब इसी में दूसरा मैं आपसे सवाल कह देता हूँ कि हीट रिजेक्टेड टू द कोल्ड रिजर्वायर पर साइकिल, ये भी बताओ. हीट रिजेक्टेड टू कोल्ड रिजर्वायर पर साइकिल, ये भी बता दो. ये 3 पार्ट पूछ लिया मैंने. भाई आप क्वेश्चन नोट करिए ताकि मैं सॉल्व करूं और आपको बताऊं. आप क्वेश्चन नोट करिए सर. पहली बात, क्वेश्चन का स्टेटमेंट सबको, दोनों आपको क्लियर है, ये स्टेटमेंट क्लियर है. ठीक है बेटे. दमन 499 के अरीशा बता रही हैं 499 केल्विन. बेटा 499 केल्विन नहीं आ रहा, आपने कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दी है बच्चा. इट इज नॉट 499 केल्विन बेटा. दमन सुन पा रहे हो मुझे? ए दमन, ठीक है, क्वेश्चन समझ गया है? क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी, मैं सॉल्व करूंगा. देखो, इफिशियंसी आपको गिवन है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर गिवन है, टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर निकालना है. तो पहले पार्ट के लिए तो बड़ा सिंपल सा है बेटा. पहले पार्ट के लिए तो आपको ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना ऊपर लिखा हुआ है, इसमें रख दो वैल्यू. तो इफिशियंसी की जगह रख दो 0.60, 1 माइनस ऑफ 300 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर. इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 300 टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर. मैं इधर लिख देता हूँ 300 अपॉन टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.60 लिख सकता हूँ इसको.
तो ये 0.40 हो जाएगा। तो टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर वुड बी इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 0.40। सॉल्व करो इसको, तो 300 डिवाइडेड बाय 0.40 कितना आ गया? It will come out to be 750 Kelvin, I guess. Check it whether it is 750 or not. Yes, sir. Okay. Now I move to the second part, which I'll solve here in this portion that I am erasing right now. यहाँ देखिए दूसरे पार्ट में आपसे क्या कहता है, इफ इंजन डज 300 जूल वर्क पर साइकिल। तो भाई अगर इंजन वर्क कर रहा है ना, इंजन अगर वर्क कर रहा है तो वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, और वो हीट एब्जॉर्ब पर साइकिल कितना कर रहा है यही आपसे पूछा गया है। तो हमें मालूम है कि भाई इफिशियंसी हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, और जनरल इफिशियंसी का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, हीट एब्जॉर्ब कितना हुआ वही निकालना है ना, और हीट एब्जॉर्ब कहाँ से होगा, तो वो हॉट रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब होगा, तो हीट एब्जॉर्ब कितना वो निकालना है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख दो, 0.60। वर्क डन हमें दे रखा है 300 जूल, वर्क डन आपको कंसीडर करना है, हीट एब्जॉर्ब निकालना है। तो हीट एब्जॉर्ब विल बी इक्वल टू कितना, 300 divided by 0.60. Solve it and see what you get. I hope you'll get this as 500 joule. Clear, sir? Okay. Now the last point, heat rejected to the cold reservoir. तो बेटा एक बात बताओ, कितना हीट रिजेक्ट किया आपने कोल्ड रिजर्वायर को, हीट रिजेक्टेड टू द कोल्ड रिजर्वायर, हाउ विल यू राइट। तो देखो हीट एब्जॉर्ब कितना किया हमने, 500 जूल। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब कितना हुआ, 500 जूल। उस 500 जूल ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वर्क में कितना हीट कन्वर्ट हुआ, तो वर्क में हीट कन्वर्ट हुआ 300 जूल। हमने पढ़ा था हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू वर्क डन प्लस ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, यही तो पढ़ा था। तो हीट रिजेक्टेड वुड बी इक्वल टू व्हाट, हीट एब्जॉर्ब्ड माइनस ऑफ वर्क डन, that is equal to 500 minus of 300, that is equal to 200 joule would be my answer. Clear? I am erasing this. एक और क्वेश्चन कर लो, थोड़ा सा थोड़ा बेहतर सा सवाल, सिंपली फॉर्मूले पे नहीं, थोड़ा अच्छा सा सवाल बेस्ड ऑन इफिशियंसी ओनली, इफिशियंसी के फॉर्मूले पे बेस्ड फॉर अ हीट इंजन या फॉर एन इंजन। इट इज नॉट बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल। जो अभी क्वेश्चन ले रहा हूँ वो इंजन, हीट इंजन की इफिशियंसी पे बेस्ड है, और वो प्रोसेस मैं आपको बनाऊंगा भी, उसकी इफिशियंसी हम लोग मिलकर निकालेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में ड्रॉ कर रहा हूँ पहले। क्वेश्चन कैसे है तो देखो, a cycle is given to you, this is pressure and this is volume, and the cycle that is given to you is this, ये आपको साइकिल गिवन है। ये आपसे बोला गया यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हम ऐसे जा रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, ये आपका पी नॉट प्रेशर है, ये 2 पी नॉट प्रेशर है, ये वी नॉट है, और ये कितना है, ये 2 वी नॉट है। क्लियर हो गई बात। ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि अगर हम कोई गैस है जो इसको इस तरह से ऐसे ले गए फ्रॉम द, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, मतलब ए से स्टार्ट करके हम वापस ए पे आए हैं, तो ये जो गिवन इंजन है इसकी इफिशियंसी निकालनी है। व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड दिस इफिशियंसी। देखो इफिशियंसी के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि फॉर्मूला वही है, वर्क डन डिवाइडेड बाय द टोटल हीट एब्जॉर्ब, वर्क डन divided by the total heat absorbed. First you note down this question, I'll solve this। इफिशियंसी निकालना है, पहले आप क्वेश्चन नोट करें फिर मैं सॉल्व करता हूं। ओके, तो नाउ लेट अस सॉल्व।
भाई पहली बात तो इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, और मैंने आपको साइक्लिक प्रोसेस में ये बताया था वी हैव टू फाइंड एफिशिएंसी ना, वी आर सपोज टू फाइंड द एफिशिएंसी एंड इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। तो मैंने लास्ट डे जब भी हमारी बात हुई थी तो मैंने आपसे ये बताया था कि इन द केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस द एरिया ऑफ द साइकिल विल ऑलवेज बी इक्वल टू द वर्क डन। वर्क डन जो होता है साइक्लिक प्रोसेस में वो एरिया ऑफ साइकिल होता है, एरिया ऑफ साइकिल के बराबर होता है। और यहाँ पर एरिया ऑफ साइकिल लिखोगे तो क्या लिखोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, बिकॉज यू कैन सी इट एज अ रेक्टेंगल और स्क्वायर जो कह लो, इट्स अ स्क्वायर बेसिकली। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करें तो इसका एरिया अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना होगा, 2p0 माइनस ऑफ p0 इज p0 एंड ब्रेथ इज 2v0 माइनस ऑफ v0 इज v0। तो p0 v0 इज योर वर्क डन, ठीक है। बिकॉज देयर इज नो यूनिट गिवन फॉर वॉल्यूम और नो यूनिट गिवन फॉर द प्रेशर, तो यहाँ पर यूनिट आपको गिवन नहीं है, तो इसलिए हम इसकी कोई वर्क डन की कोई जनरल यूनिट नहीं लिखेंगे यहाँ पर। वर्क डन की हम कोई जनरल यूनिट नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हमें कोई यूनिट गिवन नहीं है तो वी विल नॉट राइट द यूनिट ऑफ वर्क डन, राइट। अगर फिर भी किसी को शौक आए कि भाई नहीं मैं लिखना चाहता हूं, तो आप सिंपली इसके साथ यूनिट लिख दीजिएगा। इसका मतलब होगा कि ये कौन सी यूनिट है मुझे नहीं पता, बट जो भी यूनिट होगी वो उसमें ये रिजल्ट पी नॉट इंटू वी नॉट होगा। क्लियर है। अब आते हैं हीट एब्जॉर्ब। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ दो प्रोसेस है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हुआ है। हीट इज एब्जॉर्ब in the process A to B and heat is absorbed in the process B to C. I am repeating this. Heat is absorbed in the process A to B and heat is absorbed in the process B to C. No heat is absorbed in the process C to D and D to A. मतलब ये वाले जो प्रोसेस है, ये वाले प्रोसेस में ये वाला और ये वाला, इसमें हीट एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, हीट रिजेक्ट हुआ है। सर आपको कैसे पता चल गया हीट रिजेक्ट हुआ है? हीट रिजेक्ट हुआ इसलिए मुझे पता है क्योंकि देखो ये कांस्टेंट वॉल्यूम है और इस पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो घट रही है, तभी तो वो ज्यादा फोर्स के साथ कोलिजन नहीं करेगा विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और वो एनर्जी घट रही है तो ये तो तभी हो सकता है जब उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा, इसका मतलब है कि हीट सिस्टम से सराउंडिंग में निकल के जा रही है। तो यहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रहा है और D2A में भी हीट रिजेक्ट हो रहा है, बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों पोर्शन में हीट रिजेक्ट हो रहा है। हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड ओनली इन द प्रोसेस A to B, क्योंकि देखो प्रेशर बढ़ रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर तभी बढ़ सकता है जब मॉलिक्यूल्स ज्यादा रफ्तार में चलें, उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाए, ताकि वो कोलाइड जब करें तो ज्यादा फोर्स लगाएं दीवारों पर, तो प्रेशर तभी बढ़ेगा। तो ए से बी जाने में प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हम कहेंगे कि हीट एब्जॉर्ब हुआ है। हीट एब्जॉर्ब हुआ है इसीलिए मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, इसीलिए वो प्रेशर बढ़ा है। और बी टू सी जाने में आप देखो तो प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये भी तभी पॉसिबल होगा जब हीट एब्जॉर्ब करेगा गैस तो वो एक्सपैंड करेगा एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो दोनों केसेस में हमारा हीट एब्जॉर्ब हुआ है। तो हीट एब्जॉर्ब हुआ है ए से बी में और हीट एब्जॉर्ब हुआ है बी टू सी में। ठीक है, तो हमने इफिशियंसी के फॉर्मूले में आपसे बताया था कि we only have to take that heat which is being absorbed by the process. We don't have to consider the heat which is being rejected, right? तो heat absorbed को हमें सिर्फ चाहिए, तो हमें heat absorbed from A to B, A से B पे heat absorbed, तो A से B जो प्रोसेस हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस बात को समझिए। समझ रहे हैं आप? तो हीट एब्जॉर्ब को हम सिंपली NCV डेल्टा T लिख सकते हैं। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ N मल्टीप्लाइड बाय सीवी। के लिए मैंने कोई गैस नहीं बताया था आपको, तो आप ऐसा मान लें कि ये मोनो एटॉमिक गैस है, ये मोनो एटॉमिक गैस है, ये मैं आपको कंसीडर करने को कह रहा हूँ। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो सीवी की वैल्यू होती है वो 3R/2 होती है। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो सीवी की वैल्यू होती है वो 3R/2 होती है मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। बट रिमेंबर यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर का डिफरेंस, बिकॉज डेल्टा टी हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हमें प्रेशर और वॉल्यूम पता है ना, हमें टेम्परेचर का डिफरेंस थोड़ी पता है, हमें टेम्परेचर की वैल्यूज नहीं दी गई है इसमें। तो हम ये टेम्परेचर की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैं एक इक्वेशन मान लेता हूँ। अब देखो हमें मालूम है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। इस ए से बी के प्रोसेस में वी कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो रहा है, तो वी इंटू डेल्टा पी, इसको मैं एनआर डेल्टा टी लिख सकता हूँ। पता नहीं क्या बोल रहा है। डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, वी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी डिवाइडेड बाय एन आर।
इसका मतलब इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, V की वैल्यू देखो A से B के प्रोसेस में V नॉट है, डेल्टा P मतलब प्रेशर का डिफरेंस, मतलब 2P नॉट माइनस ऑफ P नॉट डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय NR। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, V नॉट P नॉट डिवाइडेड बाय NR। इज इट अंडरस्टूड? डेल्टा T की वैल्यू क्लियर हुई है? यस सर। नोट करिए यहां तक सो दैट, ओके, नोट करिए यहां तक सो दैट आई कैन सॉल्व फर्दर। मैं इसको आगे सॉल्व कर पाऊं उससे पहले आप यहां तक नोट करके मुझे बताइए। डन। डन, ओके। तो अब देखिए इस वैल्यू को आप उठा के इक्वेशन 1 में रख दो, इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में रखो। तो अगर हम इस वैल्यू को उठा के हम इस इक्वेशन में रखेंगे 1, तो इस 1 इक्वेशन में अगर हम ऊपर उठा के रख देते हैं इसको, तो हीट की वैल्यू ए बी विल बी इक्वल टू n इंटू 3r/2 इंटू डेल्टा आर, सॉरी डेल्टा टी, डेल्टा टी विल बी इक्वल टू v नॉट डिवाइडेड बाई NR। तो अनडाउटेडली ये एन आर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 3/2 P नॉट V नॉट। दिस विल बी योर हीट एब्जॉर्ब इन द फर्स्ट प्रोसेस। ये पहला वाला जो प्रोसेस है ए बी का, इसमें जो हीट एब्जॉर्ब हुआ है दैट विल बी गिवन बाय 3/2 P नॉट V नॉट। ये तो हमने एक हीट कैलकुलेट कर लिया, बट heat is absorbed from B to C वाला process also. In the process BC also heat is absorbed. So because heat is absorbed in the process B to C also, तो हमें heat absorbed B to C निकालना है। अब अगर आप B to C का process देखेंगे, तो B to C is being carried at a constant pressure. B से C जाने में pressure constant है, और pressure constant होता है तो हम गैस के लिए heat absorbed ऐसे लिखते हैं NCP delta T। इसमें हम लिखेंगे n, Cp की वैल्यू होगी फॉर मोनोएटॉमिक गैस 5/2r, तो n मल्टीप्लाइड बाय 5/2r मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। नाउ इस केस में डेल्टा टी कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखना, मैं अलग से लिख के नहीं बता रहा, यहीं पर मैं वैल्यूज लिख दूंगा 5/2 इंटू आर। डेल्टा टी इस केस में मैं लिखूंगा, यहाँ पर v चेंज हो रहा है और p कांस्टेंट है। p कितने पे कांस्टेंट है, 2p नॉट इंटू v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल डिवाइडेड बाय NR। ये लिखूंगा, ध्यान से देखो भाई, ये NR से ये NR कैंसिल, तो हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम B टू C वाला प्रोसेस विल बी इक्वल टू 5, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 5P नॉट, और V फाइनल माइनस V इनिशियल मतलब 2V नॉट माइनस ऑफ V नॉट, तो दिस विल बिकम 5P नॉट V नॉट। क्लियर? वी हैव कैलकुलेटेड द heat in the process from B to C also. हो गया बच्चा? नोट कर लिया ये दोनों वैल्यू? एक बार और बता दो तो मैं फाइनली एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख दूं। ओके, तो फाइनली नाउ वी आर इन पोजीशन टू राइट द एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी हम लिखेंगे वर्क डन इन द होल साइकिल विच इज P नॉट V नॉट डिवाइडेड बाय 3/2 P नॉट V नॉट प्लस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ P नॉट V नॉट। अब इसको सॉल्व करूंगा तो P नॉट V नॉट कैंसल्स आउट, तो एफिशिएंसी वुड बी इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 13/2 इज इक्वल टू 2/13। दिस विल बी योर एफिशिएंसी। इसको परसेंटेज में चाहो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग इट विद 100। इसको you can convert it into percentage by just multiplying it by 100. So we are done with this thermodynamics वाला part. इसमें जो जो पॉसिबल चीजें कराई जानी चाहिए थी वो मैंने करा दिया आपको। आपको मैंने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता दिया, उसमें इफिशियंसी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपसे ये बता दिया कि भाई इफिशियंसी के केस में हमेशा इस बात को याद रखेंगे आप कि वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड लेना है आपने। हीट रिजेक्ट कितनी हो रही है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से इफिशियंसी निकालते हैं। वर्क डन इन द थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, कोई भी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हो रहा हो तो उसमें वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, तो P इंटू डेल्टा V इज द जनरल फॉर्मूला। और चार प्रोसेस है हमारे पास, चार प्रोसेस है हमारे पास,
तो 4 डिफरेंट प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सब मैं लिखवा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो वी हैव कंप्लीटेड द 2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इस पूरे यूनिट का, ये जो यूनिट है हीट की यूनिट, हीट वाली यूनिट, इसमें हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन किया है in very short span of time. One was kinetic theory of gases and the another is thermodynamics. इन दोनों टॉपिक पे हमने डिस्कशन करा है. Now we will start a new next chapter which is waves. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वेव मोशन. नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिखें वेव मोशन. तो we will be discussing about wave और वेव मोशन. ठीक है, तो चैप्टर का नाम लिखें आप वेव मोशन. अब उस पे हम बात करेंगे इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं जहां से सवाल बनेंगे, पहले उस बात को सुन लो और समझ लो. उसके बाद मैं उन चीजों को आपको याद दिला दूंगा और उस पर क्वेश्चंस करवाऊंगा. देखो, ये जो वेव मोशन है, वैसे तो सवाल आने को कहीं से भी आ सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि जो जहां से मैं कहूंगा वहीं से सवाल आएगा और बाकी जो पोर्शन है उससे सवाल नहीं आएगा. उससे भी सवाल पूछा गया है, ऐसी बात नहीं है. मेरी बात सुनो बस. अगर प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न को हम चेक करें, मतलब प्रीवियस ईयर्स में जो सवाल पूछे गए हैं, द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर from which most of the question has been asked in previous years, those topics are, वो topics क्या क्या हैं? तो those topics are standing wave in the string tied at both ends, standing wave in the string tied at one end, इसी तरह से सोनोमीटर, उसी तरह से साउंड वेव में आ जाएं तो ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड रेजोनेंस ट्यूब. And the last topic, last but not the least, last but very important, the last topic is Doppler's effect. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ किन किन टॉपिक पे पूछा जाएगा. स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग पे क्वेश्चन बनते हैं, और फिर सोनोमीटर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव. उसी तरह से साउंड वेव